गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। आप लोगों का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट किया है। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या क्या किया है। पार्ट वन में एक हो चुका है जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े, और पार्ट टू में हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका के अंग के बारे में। ये है पार्ट 3। वीडियो थोड़ा लंबा ही चलते जा रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँ, पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। एक एक चीज़ कुछ नहीं छोड़ना है बुक से, सारा चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट है और सब चीज़ को अच्छे से याद रखना है। तो इस वीडियो में आप लोग पार्ट 3 में कोशिश करते हैं जहाँ तक कंप्लीट हो सके वहाँ तक कंप्लीट करवाएंगे। और साथ ही आप लोग कॉपी पेन तो निकाल ही लें, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं तुरंत ही नोट करवाता हूँ, तो नोट करते ही जाइएगा। चलिए, अभी हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है उसका फिगर के थ्रू भी समझा दिया था। अब हम लोग आगे करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में देखते हैं हम लोग। कार्य देखिए क्या है कि इनमें उपस्थित कोशिकाई श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, भोजन का ये ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा ग्रह कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये मेंशन किया था, अभी भी बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका का मतलब ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा ग्रह आपका हो गया, या बिजली घर भी बोल देता है, पावर हाउस भी बोल देता है, तो वो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग इसे कहते हैं, वो आपका हो गया लाइसोसोम। ठीक है, एकदम नोट कीजिएगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। यह ऊर्जा एटीपी, ठीक है, एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका के नए यौगिक में निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। तो हाँ, एक चीज़ और, एटीपी है तो एटीपी का भी थोड़ा सा फुल फॉर्म याद रखिएगा तो भी ठीक रहेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब आगे देख लीजिए तीसरा कार्य क्या है। तो तीसरा कार्य कहा गया है क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो सतह क्षेत्र है वो बढ़ता है। ये 3 हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का लवक या प्लास्टिस्ट, है ना, प्लास्टिड। तो लवक या प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो और बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाए तो इस तरह से आप चुन सकते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलिए, ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। आकार में ये मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार और तस्तरीनुमा दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, उसके बाद कुंडलीकार आदि भी हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णिक लवक या ल्यूकोप्लास्ट, वर्णिक लवक या क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिकाएं संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णिक के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण पौधे कर पाते हैं क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल। यही क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट देखिए, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल है, इसी के कारण से प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन या श्वेत तथा क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट या हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। इनके भीतर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं समानांतर फैली रहती हैं जिन्हें स्ट्रोमा पट्टिलिकाएं या स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो स्ट्रोमा लैमेली के बीच बीच में चपटी और वृत्ताकार सूक्ष्म थैलियां एक के ऊपर एक क्या बोलेंगे, स्टैक चढ़े की, एक के ऊपर एक चट्टे की तरह समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन थैलीनुमा रचनाओं का थाइलॉक्वाइड थाइलोकाइड्स कहते हैं। प्रत्येक थाइलोकाइड्स समूह को ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल होते जा रहा है। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिएगा। वर्ड जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, इस वर्ड को जो हार्ड वर्ड आपको लग रहा है, ये सब वर्ड को आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, अगर इन फ्यूचर आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो ये सब डिटेल में पढ़िए, और नहीं बनना है तो फिर तो चलेगा सर। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनिम होते हैं, और ग्रेनिंग एक दूसरे से स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा संयोजित होते हैं। प्रत्येक थाइलोकाइड्स एकहरी महीन झिल्ली के बनी होती है जिनमें पर्णहरित तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। तो प्लास्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए तथा राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखिए आपका डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है, और यह है आपका प्लास्टिड। इसका फिगर है, फिगर को नोट रखिएगा, देख लीजिएगा। आ जाइए, अब थोड़ा सा आ जाते कार्य के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं,
ठीक है, जड़ के पास, और खाद्य संचय का कार्य करते हैं, खाना को संचय करना, इकट्ठा करना। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूल और बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। तीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कार्य से रिलेटेड, ये तीनों पॉइंट को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए रसधानी है, यहाँ पे र थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे र होगा रसधानी। तो रसधानी कोशिका की रसधानियाँ यानी वोकल्स चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियाँ छोटी या बड़ी हो सकती है। इन रसधानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। कुछ परिपक्व पादप कोशिकाओं के मध्य में एक बहुत बड़ी रसधानी होती है। ठीक है, जिसे माप कोशिका के आयतन का, मतलब जिसकी माप जो है कोशिका के आयतन का 90% तक हो सकता है। ठीक है, रसधानी का आकार मतलब माप जो आएगा आप उसको मापिएगा। तो अब आ जाइए पादप कोशिका में रसधानियों में कोशिकारस सिल्क सैप भरा रहता है, जो निर्जीव पदार्थ होता है तथा जिसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। इस तरह की कोशिका रसयुक्त रसधानियां केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अब पादप कोशिकाओं में इस प्रकार की रसधानियों का क्या प्रयोजन है? बात यह है कि पादप कोशिकाएं तो तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, पर उस गति से उनमें मौजूद जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ नहीं पाती, अर्थात नए जीव द्रव्य उस अनुपात में नहीं बन पाते, इसलिए जीव द्रव्य में रसधानियों का निर्माण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रसधानियों में जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका एकदम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रसधानियों में जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अब आ जाइए आगे, एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा और खाद्य रसधानियां में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिसका वे अपने लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल है, आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि रसधानी क्या है और उसका कार्य क्या है। कार्य के बारे में देख लीजिए, तो कार्य देखिए क्या है। तो जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करता है। पहला, जंतु कोशिका में जल संतुलन करेगा। फिर कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। ठीक है, ये अलग करने का भी कार्य करता है। कोशिका रस के अंदर जो पदार्थ है उसको कोशिका द्रव्य से। तीसरा, कुछ एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। और चौथा, पादप कोशिका में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, अब आ जाइए सेंट्रोसोम या तारककाय। तो सेंट्रोसोम और तारककाय क्या है, शॉर्ट में थोड़ा सा देख लीजिए। हो सकता है शॉर्ट नोट में भी आप लोगों को दे दिया जाए कि तारककाय या सेंट्रोसोम को बतलाएं, संक्षिप्त में बतलाएं या संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। तो ये इतना लिखना काफ़ी है। देखिए, सेंट्रोसोम एक बेलन जैसी रचना दिखती है। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। अब प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह बेलन जैसी दिखता है, जिसके चारों ओर 9 धागों जैसी आकृति होती है जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, ये है आपका सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? तो पहला कार्य होगा कि तारककाय जंतु कोशिका विभाजन में सहायक करता है और कोशिका में फ्लैजिला और सीलिया के बनने में भाग लेता है। ठीक है, ये कोशिका का प्रचलन अंगक है। ठीक है, अब है आपका माइक्रोट्यूबुलस। ठीक है, माइक्रोट्यूबुलस ये छोटी छोटी नलिका रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, बस एकदम शॉर्ट में। और ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल निर्माण में भाग लेती है। और दूसरा लिख सकते हैं सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। ठीक है, अब आइए जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे जरूरी चीज है। देखिए, कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल गाढ़ी डेंस संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका के बीचों बीच में, ये कोई जरूरी नहीं बीचों बीच में, मतलब बीच में ही मोटा मोटी आपको वो दिखेगा, एक ऐसा संरचना होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। बाकी इधर राइबोसोम, लाइसोसोम जितना है, कोशिका झिल्ली, हर कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ पार्ट देख लेते हैं क्या क्या है। केंद्रक का भी देख लीजिए फिगर, तो अच्छा ही रहेगा। इनकेस अगर कभी एग्जाम में आता है तो बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। सबसे ऊपर में बाहरी परत में हमेशा क्या रहेगा, तो झिल्ली रहेगा उसका। ये केंद्रक है तो केंद्रक का झिल्ली, अंदर वाला हिस्सा केंद्रक काय, और ये सब जो है हल्का हल्का छेद है उसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। और ये है केंद्रिका और क्रोमैटिन जालिका, जो ये दिख पा रहा है आप लोगों को बाहर ऐसा ऐसा क्रोमैटिन जालिका। और ये अंदर में जो देख रहे हैं ये है अंतः प्रद्रव जालिका।
ठीक है। अब ये है केंद्रक। अब आगे देखते हैं। तो देखिए इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली रहती है जिसे केंद्रक या केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रायः एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कुछ कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। अब आ गया आप लोगों का एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। एक्टिविटी करना चाहते हैं आप लोग, हम आपको बता देते हैं। चलिए देख ही लेते हैं, छोटा सा तो है। तो अपने गाल के भीतर के कुछ हिस्सों को आइसक्रीम खाने वाली लकड़ी से के एक साफ चम्मच से धीरे धीरे खुरचे, ऐसे ऐसे आप लोग खुरचना है। कांच को के एक साफ स्लाइड के ऊपर सुई की सहायता से इस खुरचे हुए पदार्थ को स्थानांतरित करें। ठीक है, मतलब जो खुरचे हैं उसको निकाल करके एक कांच का स्लाइड पे रख दीजिए। इस अच्छी तरह से फैलाकर ड्रॉपर की मदद से एक बूंद मिथिलिन ब्लू, ठीक है, इस पर डाल दें। एक स्वच्छ कवर स्लिप से सुई की मदद से धीरे धीरे इस पर इस प्रकार डालें कि वायु के बुलबुले ना घुसने पाए। एकदम आराम से डालना है कि हवा ना जाए। इसे अब सूक्ष्मदर्शी से के कम शक्ति एवं उच्च शक्ति में देखें। जूम कीजिए, जूम आउट कीजिए सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, आप देखेंगे कि ये हर एक कोशिकाओं के मध्य में गहरे रंग की गोलाकार संरचना होती है, इसे केंद्रक कहते हैं। और ठीक है, आप देखिए हम लोगों का पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ ही है। कोशिका मरता है, फिर नया कोशिका बनता है, ये रेगुलर चलते रहता है। तो वही कहना, जब आप इसको ऐसे खुरचिएगा, इसके ऊपर भी बहुत कोशिका है। ठीक है, कोशिका एकदम क्या बोलेंगे, एकदम फ्रेश और जवान रहता है, तो आपका चेहरा भी एकदम सुंदर और स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल जो बोलिए सब दिखेगा। ठीक है, अब जो खूब क्रीम पाउडर लगा देते हैं तो क्या होता है कि ऊपर का जो हम लोगों का कोशिका है वो डैमेज होने लगता है। एक्चुअली यहाँ चलिए इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देते हैं कि आप जितना भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं वो आपके कोशिका को डैमेज करता है। कुछ मतलब डैमेज करके कुछ समय के लिए तो सुंदर दिखाता है, लेकिन उससे आपको ही नुकसान पहुँचता है। तो कोशिश करें कि कम से कम ये जो चीज़ है कॉस्मेटिक चीज़ का यूज़ करें, जैसे साबुन है, ये सब है, कम यूज़ करें। अब तो मजबूरी है, करना तो पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, लेकिन कम से कम यूज़ करें। और फ्रेश रखें, हाइड्रेट रखें, नेचुरल चीज़ का यूज़ करें। सुने होंगे आप लोग कि क्या बोलते हैं, फेस में बेसन लगाइए, एकदम बढ़िया रहेगा। हल्दी लगाइए, वो संतरा का छिलका को पीस करके लगा लीजिए, आपका ठीक रहेगा चेहरा, पूरा स्किन ही ठीक रहेगा। ठीक है, उससे कोशिका में डैमेज नहीं होता है। लेकिन आप कॉस्मेटिक यूज़ कीजिएगा, वो सब ज़्यादा क्या बोलिएगा पावर का रहता है, वो सब डैमेज कर देता है। ठीक है, ये देखिए मनुष्य की गाल की कोशिका, देखिए ऐसा ऐसा दिखता है। जब आप खुरचिएगा तो वो आपको इतना छोटा छोटा दिखबो नहीं करेगा, ना के बराबर दिखेगा, लेकिन उसमें भी देखिए इतना कोशिका है। तो देखिए केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये डीएनए या अच्छा डीएनए, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो डाईऑक्सराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और ए का मतलब एसिड होता है। ठीक है, डाईऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है एवं प्रोटीन से बनी होती है। तो डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिकाओं के धागे अलग होकर कई छोटे और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र ये है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटे मोटे मुड़ जाते हैं, जिसमें रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। फिर दूसरा, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन से सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, जीन। ठीक है, सुनते होंगे आप लोग जीन, जेनेटिक। तो जीन क्या है, वही डीएनए का क्रियात्मक खंड है। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक हेरिडिटरी यूनिट। ठीक है, कहते हैं ना कि पिता का गुण बच्चों में आता है, चाहे माता का गुण बच्चों में आता है। कैसे आता है, तो ये डीएनए के थ्रू होता है, और ये जीन में ही पता चलता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे आ जाइए कि कार्य क्या है। तो कार्य क्या है, तो केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की उपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। अच्छा, अनुपस्थिति में। ठीक है, अगर केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका विभाजित नहीं होगा। को बता दें, कोशिका जैसे है, ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है, तो ये विभाजित होता है और दो नया कोशिका बनता है, जिसमें दो अलग अलग केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है, जीन होता है, जिससे आपका मतलब पैतृक गुण आता है। फिर यही टूटेगा तो ये आपका दो बन जाएगा अलग अलग, ये टूट करके दो बन जाएगा, एक का केंद्रक, ये भी टूट करके दो बन जाएगा अलग अलग। इस तरह से ये टूटते जाता है और बनते जाता है बहुत सारा कोशिका, ये बढ़ते जाता है बहुत तेज रफ्तार से। ठीक है,
अब देखिए, केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचय या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कुछ जीवों में कोशिकाएं जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है। फिर केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकाएं आरएनए उत्पन्न करता है। ठीक है, तो केंद्रक का एक और इम्पॉर्टेंट काम है आरएनए को उत्पन्न कर देना। अब आ जाइए केंद्रिका। केंद्रिका क्या है? तो केंद्रिका देखिए, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटा गोलाकार या अंडाकार रचना होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। मैंने अभी केंद्रक का फोटो दिखाया था ना, ये मान लीजिए ये केंद्रक है बड़ा सा, तो केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, तो जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह छोटी होती या पाई ही नहीं जाती है, लेकिन सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है। संख्या में यह एक या अनेक या कई हजार होते हैं। ठीक है, तो जैसा है छोटा है तो उसमें नहीं भी होगा, और मतलब जो कम काम करता है, क्रिया करता है, उसमें नहीं भी हो सकता है, या होगा तो छोटा होगा, लेकिन जो ज़्यादा काम करता है उसमें ज़्यादा रहेगा। कार्य क्या है? तो केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है और कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, अब आगे है आपका गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए, एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम्स महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम्स बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 3 भाग होता है। ठीक है, ये देखिए क्रोमोसोम्स का फिगर है इस तरह का, और ये 3 भाग होता है इसका। तो पहला भाग है पेलिकल और मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये 3 भाग है इसका। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आ गया ये, हाँ देखिए, पेलिकल्स यहाँ पे हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, और ये आपका अच्छा क्रोमेनीमेटा देख लेते हैं जरा से ऊपर में। ठीक है, चलिए, तो क्रोमोसोम्स की सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरी हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है, और मैट्रिक्स में क्रोमोसोम्स की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है जो अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो प्रत्येक क्रोमेटिड्स में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित या धागे के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड्स के क्रोमेनीमेटा इतने अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होता है कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं, और क्रोमेटिड्स या डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु के खंड जीन हैं जो क्रोमेटिड्स को पूरी लंबाई में दाने सदृश करते हैं। ठीक है, मैं सदृश देखते हैं। अब आ जाइए आगे, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे को संयोजित रखते हैं। तो सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम्स का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्क सूत्र के से क्रोमोसोम्स को संलग्न करता है, और सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम्स 2 भाग में बढ़ जाते हैं। इन 2 भागों को बहु या आर्म कहते हैं, और दोनों बहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम्स की बहुओं में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन पाया जाता है जो द्वितीयक संकुचन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है, और क्रोमोसोम्स का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। ये आप लोग क्रोमोसोम्स की संख्या पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स कितना होता है, ये आप लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं कि सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 46 क्रोमोसोम्स। ड्रोसोफिला की कोशिका में 8 क्रोमोसोम्स, मकई के पौधे में कोशिकाओं में 20 क्रोमोसोम्स, टमाटर के पौधे कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम्स, आलू के पौधे कोशिकाओं में 48 क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स सदा जोड़े में रहते हैं। ठीक है, ये गिनती तो ऐसे बताएं, लेकिन ये जोड़े में होते हैं। ठीक है, एक जोड़े दोनों क्रोमोसोम्स हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए दोनों समजात क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ऐसे कोशिका के क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम्स होते हैं वो द्विगुणित डिप्लॉइड कहलाते हैं।
परंतु युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या काई कोशिका को के क्रोमोसोम्स की संख्या की आधी होती है। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम्स समूह अगुणित कहलाते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स का संख्या समझ गए। आपको मेनली पूछा जाता है मनुष्य में कितने होते हैं, तो मनुष्य में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और जोड़े में बात करेंगे तो 23 जोड़े, बस ये याद रखिएगा, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में और गिनती 46। बस ये ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों के अंतर भी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में क्या क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है आप लोगों का। चलिए देखिए, तो केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका दो तरह की होती है। एक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, एक को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो फर्स्ट है वो क्या है, पहले तो आप लोग बताए थे कोशिका कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय के बारे में बात है कि एक कोशिका जिसमें होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, यानी कोई ओरिजिनल जो है उसका न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ऐसे को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जैसे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दें, तो उदाहरण के रूप में जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, यानी एक कोशिकीय जीव जितने हैं सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। उसके बाद इनके अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ रहता है, ऐसे क्षेत्र में केंद्रकाय कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को केंद्रकाय कहते हैं। अविकसित केंद्रक के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे अंगक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसे अंगकों का कार्य केंद्रक द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किया जाता है। जैसे देखिए, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरे होते हैं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यहाँ आ गया यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका तो वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो। ठीक है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो तथा झिल्ली से घिरे हो, और साधारणतः ये सभी जंतुओं पौधों में पाए जाते हैं। यानी हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोगों में कौन सा कोशिका होगा ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, मतलब ये यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक होगा। ठीक है, साधारणतः यह सभी जंतुओं में पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्यों को दक्षतापूर्वक संपादन करते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट था, ये डिफरेंस को जरूर पढ़ लीजिए, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जरा हम टाइम चेक कर लें, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना है और नहीं किया तो लेट हो जाएगा। जाना मतलब ज़रूरी है, टाइम भी देखना है। चलिए ठीक है, ये देख रहे हैं कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के हम बैठे हुए हैं कि बस वीडियो ख़त्म और सीधा जाना है मुझे। चलिए यह आद्य कोशिका है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है। ठीक है, 1 to 10 ये याद रखिएगा। उसके बाद यूकैरियोटिक में देखिए, यह विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रायः 5 to 100 होता है। ठीक है, ये माइक्रोमीटर। अब उसके बाद दूसरा, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, ये केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया मौजूद है, तो ये सभी पादपों और जंतुओं मौजूद है। फिर केंद्रिका नहीं पाया जाता, केंद्रका पाया जाता है, केवल एक क्रोमोसोम्स पाया जाता है, तो इसमें अनेकों क्रोमोसोम्स पाया जाता है। उसके बाद गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती और इसमें ये सब चीज़ पाए जाते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। कोशिका विभाजन बहुखंडन या मुकुलन द्वारा होता है और इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस या माइरोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, विखंडन या मुकुलन, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये चित्र है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, देख सकते हैं आप लोग। और ये चित्र किसका दिया हुआ है, ये चित्र है यूकैरियोटिक पादप कोशिका का। ठीक है, या फिर आपको लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों का चित्र बनाने के लिए, तो ये चित्र को भी जरूर नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगर आएगा कि जंतु कोशिका का चित्र बनाइए तो आप बना सकते हैं। और ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका का चित्र बनाने आएगा तो ये बना सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, जैसे बाहरी परत कोशिका भित्ति, फिर थोड़ा सा अंदर कोशिका झिल्ली, फिर ये वाला है अंतर्द्रव्य प्रजालिका है। उसके बाद ये सब जो आप देख रहे हैं हल्का हल्का ये जो दिख रहा है ये है कोशिका द्रव्य। फिर ये है यहाँ पे जो देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर, ये गोल्जी काय यहाँ पे जो ऐसा ऐसा दिख रहा है मुड़ा मुड़ा, और ये है रसधानी ये पूरा। फिर इधर है क्रोमेटिन,
और ये है बाहरी वाला परत केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये हो गया पूरा कोशिका, पादप कोशिका। यहाँ पे है इसका केंद्रक और इस केंद्रक के अंदर मौजूद है वो केंद्रिका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग और क्या है। तो प्रमुख कोशिकाएं, रचनाएं और उनके कार्य। ठीक है, आपका यहाँ पे 13 कुछ है और इन लोगों का कार्य के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, पहला कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एक कोशिकीय से दूसरी कोशिका में पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण करता है। फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, परिवहन मतलब परिवहन का कार्य करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। और गोल्जी उपकरण, तो विशिष्ट पदार्थ का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है। राइबोसोम, तो प्रोटीन संश्लेषण करेगा। लाइसोसोम, तो आत्महत्या की थैली है। मतलब ये शॉर्ट में सब कुछ जो आप पढ़े पहले उसका एकदम शॉर्ट में एक वन लाइनर में काम बताया जा रहा है। एकदम डायरेक्ट ऐसे भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का क्या काम क्या है, तो इसीलिए वन लाइनर में आप ऐसा लिख सकते हैं। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। हरित लवक, तो मंड संश्लेषित के एक सक्रिय स्थल अर्थात प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय स्थल लेता है। ठीक है, हरित लवक है यानी क्लोरोफिल है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पत्तों में हो पाएगा। फिर अवर्णिक लवक, तो ये खाद्य संग्रह में सहायक होता है। फिर वर्णिक लवक, तो ये फलों फूल और बीजों के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ठीक है, यानी रंग प्रदान करने कार्य करता है। उसके बाद है केंद्रिका, तो केंद्रिका कोशिका के उपपचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है। फिर गुणसूत्र, तो जीन वाहक एवं कोशिकाई कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये सब आपका हो गया। अब है आप लोगों का नेक्स्ट की पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर बताना है ना। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इसको भी चलिए देख ही लेते हैं। ठीक है, देखिए साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है, पहला हो गया पॉइंट, और इधर छोटी होती है। दूसरा लिख सकते हैं मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति कारण कोशिका का नियमित आकार है, इसमें आकार जंतु कोशिका में आकार अनियमित होता है। फिर कोशिका भित्ति उपस्थित जो सेल्यूलोज नामक रासायनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। उसके बाद देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम देखें बहुत बार आया है और आते ही रहता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताइए या फिर चित्र बनाइए। फिर कोशिका में रस युक्त बड़ी राजधानी उपस्थित होती है और इधर कोशिका में छोटी छोटी राजधानियाँ होती है या नहीं भी होती है। फिर यहाँ देखिए लवक उपस्थित होते हैं और यहाँ लवक अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद 6 में है कि गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती है जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं, और इसमें एक विशिष्ट जटिल संरचना के गोल्जी उपकरण उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर 7th में लिख लीजिएगा कि तारक काय या सेंट्रोसोम अनुपस्थित है और यहाँ तारक काय उपस्थित है। एकदम शॉर्ट में है और ये क्वेश्चन आप लोगों का आता भी है। तो बस अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 5 पॉइंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 3 पॉइंट। जिस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा उतना ही पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का कुछ थोड़ा मोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको ख़त्म करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर का भी है वो भी हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आंसर है और कितना कर पाते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड लोगों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।